मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे, यकीनन बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम नवीन साव, बस मैं आपके बीच आज यहाँ पर अगर कुछ बोल पा रहा हूँ तो मैं ये बोलने से पहले मैं जिसके बदौलत बोल पा रहा हूँ पहले उसका नाम लेके शुरुआत करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि स्वाति मैम, जसीम सर, मेहराब सर, मजर सर, अजीत सर, परवीन सर, इस बात को मैं बोलने से पहले उनका प्रणाम करूं, स्वीकार करें वो हमारा प्रणाम को, और अपनी जर्नी को मैं चालू करूं ताकि जब वो स्पीच को उनके तक पहुंच पाए तो कहे वाह, हमारा बंदा लीडर है नवीन साव, जो अपना कर्तव्य को अच्छी तरह से निभा रहा है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस जर्नी की कहानी छोटी सी जुबानी से। वैसे अगर आप बात को कोई भी ध्यान से समझें, अगर आप कोई भी बात को ध्यान से समझें तो यकीनन एक दिन कुछ बड़ा होने का उम्मीद रहता है, और कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है। मैं नवीन साव, पर्ल लीडर, आपके पास मौजूद यह बात समझने का और आपको समझाने का, एक दूसरे को एहसास कराने का है। तो इसको शांतिपूर्वक सुनिए और शांतिपूर्वक समझिए, तभी समझ में आएगा कि नजरिया को बदलने के लिए नजारों की क्या जरूरत होती है। नजरिया को बदलने के लिए नजारों की क्या जरूरत होती है और क्यों जरूरत होती है। तो हमारे सीनियर, हमारे अपलाइन कहते हैं हमको और बोलते हैं, नवीन जी आपको दुनिया वैसा ही लगेगा, वैसा ही नजर आएगा जिस चश्मे से आप दुनिया को देखेंगे। आप अगर काला चश्मा पहन के देखेंगे तो दुनिया आपको काला नजर आएगा, आप अगर सादा चश्मा पहन के देखेंगे तो दुनिया आपको सादा दिखेगा। यानी कि आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से दुनिया को देख रहे हैं। आप जिस तरह से दुनिया को देखेंगे उसी तरह से आपको दुनिया दिखेगा। मैंने पूछा, सर एग्जाम्पल बताइए कैसे? तो हमारे सर ने बताया कहानी के माध्यम से, और वो कहानी है रामायण से, और वो रामायण हम और आप कहीं ना कहीं सुने हैं और समझे हैं। चलिए मैं एक बार फिर से पुर्तगाल में लेके चलते हैं, जहां से सच में ऐसा हुआ है वो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन वो कहानी बताना हमारा कोई मकसद नहीं है। मकसद ये है कि इस जर्नी को आप समझ पाए तो आपकी कहानी भी आप सुन लेंगे और आपको सोच में भी, समझ में भी आ जाएगा वाकई में ऐसा भी होता है। दोस्तों, एक रामदास नाम का व्यक्ति था। एक रामदास नाम का व्यक्ति था जो रामलीला किया करता था, रामायण लिखा करता था। और कहने वाले कहते हैं कि अगर कलयुग में रामदास ने अगर कुछ लिखा तो बोलने वाले बोलते हैं कि आज भी उतना ही आनंद आता है उनकी कहानी को सुनने में। और ये कहानी नहीं है दोस्तों, ये सुनाया जा रहा है, रामायण की सिलसिला दोहराया जा रहा है। और मैं आपको बताऊं कि यह सुनना, जब आप ये हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं नवीन साव आपके बीच मौजूद चंद बातों के साथ शुरुआत करते हैं हम अपनी वाणी को। और शुरुआत करने से पहले मैं चाहता हूं कि इस जर्नी की मैं जो शुरुआत किया हूं और इस जर्नी में जो मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूं, पहले उन लोगों का नाम ले लूं। तो मैं चाहता हूं कि इस आगे स्टोरी और मैं बढ़ाऊं, उससे पहले स्वाति मैम, जसीम सर, मेहराब सर, इन लोगों का मैं दिल से शुक्रिया करूं, तहे दिल से नमन करूं। और मजर सर, अजीत सर, चंद्रशेखर सर, प्रदीप सर, इन लोगों का मैं कोटि कोटि नमन करूं, जिन्होंने मुझे अच्छी गाइडलाइंस दिया, एक अच्छा रास्ते पर चलने के लिए, एक अच्छा स्रोत में हमको उतारा कि आप इस रास्ते पर चलेंगे। यकीन मानिए, कोई दुनिया कुछ बोले या ना बोले, अगर आप चलते रहेंगे तो आप जिंदगी को एक बहुत बड़ा बेहतर हासिल कर सकते हैं। और एक बार ट्राई कीजिए, ट्राई करने में क्या जाता है। और हमने भी उनकी बात को माना और ट्राई करना शुरू किया। ध्यान से अगर किन्हीं की बात को सुना जाए, शांतिपूर्ण दिमाग से सुना जाए,
और शांतिपूर्वक दिमाग से सुन के समझा जाए, तो मेरा ये कहना है कि नजरियों को बदलने के लिए नजारों की जरूरत क्यों होती है, ये आप जान जाएंगे। हमारे अपलाइन, हमारे सर, हमारे गुरु, हमारे मेंटोर कहते हैं, नवीन जी, दुनिया आपको वैसे ही दिखेगा जैसे आप दुनिया को देखते हैं। दुनिया आपको उसी ढंग से दिखता है जिस ढंग से आप देखते हैं। अगर आप दुनिया में काला चश्मा पहन के देख रहे हैं दुनिया को, तो आपको दुनिया काला दिखेगा। आप सादा चश्मा पहन के देख रहे हैं दुनिया को, तो आपको दुनिया सादा दिखेगा। अब ये डिफेंड आपको करना है कि आप कैसे देख रहे हैं। ये हमारे सर ने कहा, तो मैंने पूछा एग्जाम्पल कैसे सर, कुछ बताइए इसका। तो उन्होंने पुर्तगाल से एक कहानी से निकाल कर बताया हमारे सर ने, और कहा, नवीन जी, मैं आपको रामायण में लेके चलता और वहां से कुछ कहानी बताता हूँ आपको। मैं अगर बात करूं, रामायण तो आज से दूसरे युग में था, आज कल युग में है, त्रेता युग में आपका रामायण था। लेकिन अगर बात किया जाए तो आज भी रामायण का चर्चित है और आज भी लोग उसको जानते हैं। और रामदास नाम का एक व्यक्ति था जो रामायण लिखा करता था, रामलीला किया करता था और बहुत अच्छी कहानियां सुनाया करता था। बहुत अच्छा रोचक आदमी को इसके बारे में रामायण की पूरा हिस्ट्री को समझाया करता था और रोज के रोज अच्छा रामलीला करके लोगों का मन को जीत लिया करता था। तो जब वो ऐसा करता था तो उसको करने के लिए जब अंदर से कैसे हुआ प्रेरित, ये तो कुदरत ही जाने। क्योंकि कुदरत इसलिए जाने बोला मैं, क्योंकि कलयुग में अगर वो रामायण लिख रहा है तो कहीं ना कहीं कुदरत का भी कुछ ना कुछ ये होगा। तो आज भी कहने वाले कहते हैं कि कलयुग में हनुमान जी विराजमान है। कितना सत्य है कितना झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन होगा तो ही लोग कहते हैं। और कहने वाले ये भी कहते हैं, जो जिस तरह से हिस्ट्री लिखा गया है, कि हनुमान जी उस रामायण को, उस कहानी को आज भी सुना करते हैं, उसी मन से, उसी ढंग से, उसी सिस्टम से। तो आप लोग ईश्वर पर कितना विश्वास करते हैं मुझे पता नहीं। ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु जो भी हैं, अगर आप विश्वास करते हैं, आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन मैं विश्वास करता हूं और मैं बिलीव करता हूं। और मैं बतलाना चाहता हूं कि जैसे ही हनुमान जी को मालूम पड़ा, महसूस हुआ, जानकारी पड़ा कि इस युग में रामदास का नाम का एक व्यक्ति रामायण लिख रहा है और बहुत अच्छा तरीके से कथा सुना रहा है, और उसका कथा को सुनने के लिए उसका मन में एक पीड़ा जागा, दर्द जागा, और उन्होंने पीड़ा दर्द जागा जो, तो उसको सुनने के लिए इच्छुक हुए। तो आज भी हनुमान जी कथा को जब सुनने के लिए जाते थे तो वो कम्बल उम्बल ओढ़ के जाते थे ताकि उसको कोई पहचान ना ले, और रूप को बदल कर जाते थे और बहुत ही रोचक तरीके से वो कथा को सुनते थे और सुनते सुनते मग्न हो जाते थे। और जब मग्न हो जाते थे तो उसको वही दृष्टि नजर आने लगता था, वही राम, वही लक्ष्मण, वही सीता, वही भरत, वही शत्रुघ्न, वही सीता माता, वही श्रीलंका, सारा चीज वही सुनते सुनते एकदम मग्न हो जाते थे। तो एक दिन रामदास ने कहानी सुना रहे थे और कहानी सुनाते सुनाते ऐसा कुछ हुआ, जिन्होंने कुछ ऐसा शब्द बोल पड़ा जो थोड़ा सा अलग लगा। श्रीलंका के अशोक वाटिका में सफेद रंग का फूल है, इतना कहे रामदास ने। बस इतना ही में हनुमान जी ने कहा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अशोक वाटिका में आप जो बात कर रहे हैं, श्रीलंका के अशोक वाटिका में सफेद रंग का फूल था नहीं, वहां अब सफेद रंग का फूल नहीं, वहां का फूल का रंग लाल था। तो भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये तो कंफ्यूजन हो गया कि, और उसने पूछा फिर रामदास ने, भाई तुम कौन हो और तुझे कैसे पता कि फूल का रंग लाल था? मैं लिख रहा हूं सतयुग का कहानी कलयुग में, तुम्हें कैसे पता? तो बोला मैं ही हूं। बोला मैं ही कौन? बोला मैं ही हूं हनुमान, और मैं ही गया था वहां पर और मैं ही वहां देखा था, वहां फूल का रंग लाल था और मैं जो बतला रहा हूं सही है। तो रामदास ने बोला नहीं भाई, मैं जो एक बार लिख दिया उसको चेंज नहीं करता, और ये लिखा हूं तो ये हमारे मन में जो आ रहा है, विश्वास आ रहा है, वो ईश्वर के मर्जी से लिखा हूं। तो बोला नहीं, ये तो गलत है, ये तो जनरेशन को गलत मैसेज चला जाएगा। अशोक वाटिका में फूल का रंग सफेद
नहीं, लाल था, आप वो लिखिए, बदलिए। तो उन्होंने कहा कि रामदास ने कहा मैं जो एक बार लिख देता उसको मैं सुधारता नहीं, चेंज नहीं करता, क्योंकि ये एक बार जो मैं लिख देता हूँ ऊपर से ही मेरा कुछ आकाशवाणी ऐसा होके आता है। तो हनुमान जी ने बोला भाई ऐसे कैसे होगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, और ये गड़बड़ हो जाएगा तो सृष्टि का गड़बड़ाने के लिए आप बने हुए हैं क्या? आप तो सतयुग के अगर हैं तो आपको तो ये महसूस होना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रामदास नहीं माने, बोला एक बार जो मैं लिख दिया भाई, अब वो उसको सुधारने का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये मेरा ऊपर से ही बन के आता है डिसाइड। तो बोला ये रामदास को हनुमान ने कि भाई ये जनरेशन को गलत मैसेज जाएगा और इससे लोगों की सोच पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा, इसको सुधारो। दोनों में बहुत कहा सुनी हुई, लेकिन रामदास ने नहीं माना। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है भाई, तू नहीं मानेगा तो चलो प्रभु श्री राम इसका फैसला करेंगे। बोला चलो कोई दिक्कत नहीं, हम चलते हैं। और रामदास प्रभु श्री राम के पास हनुमान जी के साथ निकल पड़े, और हनुमान जी ने कहा बैठ कंधे पे, चलो चलते हैं। और चल पड़े राम जी के पास। राम जी के पास गए और कहा कि प्रभु ये रामदास ये बहुत अच्छा रामायण लिख रहा है, बहुत अच्छा कथा सुनाता है। श्रीलंका के अशोक वाटिका में लिखने में गलती कर दिया, वहां का फूल का रंग लाल था और ये गलती से सफेद लिख दिया। तो प्रभु ने कहा कि हनुमान जब तुम एक कथा सुन रहे हो तो कथा सुनते, कलयुग में अगर वो लिख रहा है और इतनी लोगों को उत्साहित कर रहा है तो उसको जब लिख रहा है तो लिखने देते, तुम्हें उंगली करने की क्या जरूरत था? तो हनुमान को गुस्सा आया, बोला उंगली की क्या जरूरत है, उंगली तो मैंने नहीं किया, मैंने तो सिर्फ वही बोला जो सुधारे। बोलता आप सतयुग का कहानी कलयुग में बता रहे, इसको विश्वास नहीं कर रहा, कैसे बिलीव करेगा? बोल इसीलिए तो आपके पास लेके आए, आप विश्वास करेगा? तो बोल नहीं, प्रभु ने कहा नहीं, वहां का फूल का रंग सफेद ही था, तो सफेद लिखा इन्होंने तो सही लिखा है, रहने दो। तो हनुमान जी को गुस्सा आया और बोला प्रभु ना तो वहां आप गए थे, ना तो ये रामदास गया था, गया तो मैं था वहां पे, और मैंने देखा था वहां का फूल का रंग लाल था। तो यहाँ पर भी डिसीजन नहीं हो पाया। तो हनुमान जी ने कहा यहाँ पर तो क्लियर नहीं हो पाया, तो चलो एक काम करो, इसका डिसीजन क्लियर कर देगा सीता माता, चलो सीता माता के पास, कि फूल का रंग सफेद था कि लाल था, वो क्लियर कर देंगे। और वहां पर गए और प्रभु जी के पास से जैसे वहां से निकले, फिर से रामदास को कंधे पर बिठाया और कंधे पर बिठाकर सीता माता के पास गया, और सीता माता के पास पहुंचे और चरण स्पष्ट किए और कहा माता ये रामदास है, ये कलयुग में रामायण लिख रहा है, बहुत अच्छा कथा सुनाता है, इसका सारा चीज अच्छा लगता है सुनने में, बहुत अच्छा कथा सुनाता है, आनंद आता है, लेकिन इसने लिखने में एक गलती कर दिया और लिखा है श्रीलंका के अशोक वाटिका में सफेद रंग का फूल है, जबकि वहां फूल का रंग सफेद नहीं लाल था। तो सीता माता ने कहा हनुमान अगर ये लिख रहा है तो इसको लिखने दो, क्योंकि ये ईश्वर के मर्जी से लिख रहा है, और ईश्वर के मर्जी से लिख रहा है तो ईश्वर कैसे गलत हो सकता है? ईश्वर के मर्जी से लिखने वाला कैसे गलत हो सकता है? तो हनुमान ने बोला क्या मुझे माता आप भी मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, तो बताइए क्या मैं गलत हूँ? तो सीता माता ने बोला नहीं हनुमान, ना तो तुम गलत हो ना तो ये गलत है, तुम भी सही हो और ये भी सही हो। तो बोला दोनों कैसे सही हो सकते हैं? तो बोला हनुमान मैं तुमको बताता हूं, समझो। सीता माता ने बोला हनुमान गलत ना तो तुम हो, गलत ना तो ये है, मैं दोनों को क्लियर कर देता हूं, इसको समझिए। क्योंकि तुम तो वहां पर एक दिन के लिए गया था, तुम तो वहां पर एक दिन के लिए गया था, मैं तो वहां 1 साल रही हूं, तो मुझे पता है वहां का फूल का रंग सफेद है, वहां का फूल का रंग सफेद है, तो ये सही लिखा है। तो बोला हनुमान जी ने कहा ठीक है माता सफेद है चाहे लाल है, अब आप क्लियर कर दीजिए कैसे हुआ। तो इन्होंने क्लियर किया कि हनुमान जब तुम वहां गया था तो तुम्हारे प्रभु की पत्नी का हरण हो गया था, तुम गुस्से में लाल था, और तुम्हें जो गुस्से में लाल था उसके कारण तुम्हारा आंख भी गुस्से में लाल हो गया था, और तुम्हें सफेद फूल भी उस दिन लाल दिखाई दिया, और उस तरह से सफेद फूल भी आपको लाल नजर आया। तो आप गुस्से में अगर रहते हैं तो आप जिस रंग से देखते हैं उसी रंग से आपको दिखता है।
तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आप अपनी दुनिया को जिस रंग से चश्मा पहन के देखते हैं, आप अपनी दुनिया को जिस रंग का चश्मा पहन के देखते हैं, आपको दुनिया उसी रंग का आपको दिखता है। इसीलिए आप अपनी आंखों का सफलता का चश्मा लगाइए। इसीलिए आप अपनी आंखों पर सफलता का चश्मा लगाइए, इंसानियत का चश्मा लगाइए। आपको हर चीज सफलता पूर्वक दिखेगी, इंसानियत पूर्वक दिखेगी। इसीलिए आपको जैसा बनना है वैसा ही बनिए, क्योंकि दुनिया वैसा ही आपको देख पाएंगे और दुनिया को भी आप वैसा ही देख पाएंगे। आपकी सोच में एक अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, आप में एक लीडर का नजर आना चाहिए, आपकी नजरिया जो है वो चेंज होना चाहिए। आप अपने आप में बेहतर से बेहतर इंसान बन सकते हैं। पुर्तकाल से सदियों से जो चलता आ रहा है, जैसा भी चलता आ रहा है, ऐसा ही निर्णय लेता आ रहा है इंसान। यानी कि जो जैसा डिसीजन लेता है, जो जैसा चलाता है, वैसा ही बनता है। सेफ शॉप में आए हो तो अच्छा थॉट्स के साथ देखिए, अच्छा वीडियो के साथ देखिए, अच्छा लीडर के साथ उठना बैठना कीजिए, अच्छा एक्टिविटी के साथ कीजिए। हम आपको बताना चाहते हैं, आप अच्छे से लोगों के साथ बैठेंगे, जैसे लोगों के साथ करेंगे, आपका भी नजर वैसा ही हो जाएगा। आपको देखना चाहिए कि आपको किस तरह से आप काम कर रहे हो, किस तरह के बिल्ड में हो, किस तरह से आप शेर और शेरनी के फौज में हो। आप जैसा फौज में रहोगे आपको वैसा ही दिखेगा और आपको ब्रांड वैसा ही नजर आएगा। तो आपको यहाँ एक ब्रांड बनने आए हो, आप प्रयास करो हमेशा एक ब्रांड बन के नजर आए। डाउनलाइन आपको हो या अपलाइन हो आपको, आप हमेशा एक ब्रांड के रूप में अपने आप को महसूस करें, विश्वासार्पण करें, विश्वास करके आप देखें और अपनी जर्नी को यहाँ से शुरुआत करें। विश यू ऑल द बेस्ट। आप यहाँ से बहुत बड़ी दुनिया पा सकते हैं अगर ये समझ ले तो। मैं आपको बताऊं, रिच तक पहुंचने के लिए, मैं नवीन से आपको बताऊं कि रिच तक पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं कैरेक्टर। तो यहाँ कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप आए हैं तो कार्य कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं। सेफ शॉप में पैसा कमाना बहुत बड़ा बात नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। पैसा कमाने के लिए आपको कैसा आदमी होना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैसा आदमी होना बहुत जरूरी है। जब आप कोई दुकान जाते हैं किसी भी अदर फील्ड में, तो उस दुकान में जाते हैं तो दुकान से सामान खरीदते हैं। जब वहाँ पर सामान खरीदते हैं तो उस दुकानदार से कभी कैरेक्टर नहीं पूछते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको कैरेक्टर से कुछ लेना देना नहीं होता है। बस आप मोल भाव करते हैं और अपना सामान खरीदते हैं और चले आते हैं। चाहे वो दुकानदार रेपिस्ट हो, चाहे वो दुकानदार अत्याचारी हो, चाहे वो दुकानदार बेईमान हो, चाहे वो दुकानदार डाकू हो, चाहे वो कुछ भी हो, आपको उससे कुछ भी लेना देना नहीं होता है। लेकिन मैं बताऊं आपको, अगर उसके बाद अगर यहाँ कैरेक्टर की बात में आए तो उसका कैरेक्टर से कभी लेना देना उसका नहीं होगा। लेकिन यहाँ डीएसए मार्केट में जब आप आते हैं तो यहाँ आपका कैरेक्टर का बहुत मायने रखता है। तब आप किसी लीडर से काम करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। पहले तो आप यहाँ एक सामान खरीदते हैं और सामान खरीदने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपको बताया जाता है। फिर आप अपने सीनियर और अपने जूनियर अपलाइन और डाउनलाइन के साथ मिलकर काम करते हैं। तो आप जहां पर मिल के काम करेंगे वहां कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो संभाल के रखिएगा अपने कैरेक्टर को। जो आपके सीनियर है, जो आपके जूनियर है, उसके प्रति हमेशा आप ऐसा कैरेक्टर में रहिए जिसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आए हो तो कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस इंपॉर्टेंट को आप समझ पाए तो आपकी जर्नी बहुत बड़ा खेल बन सकता है। देखते देखते आप यहाँ से एक नया इतिहास रच सकते हैं। एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने विज्ञान किया कि इंसान कभी भी हवा में आ या जा नहीं सकता। एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने विज्ञान किया कि इंसान कभी भी हवा में आ या जा नहीं सकता। इंसान इतना कैपेबल नहीं हो सकता कि वो हवा में उड़ सके, ये असंभव है। इस महान साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये निर्णायक स्टेटमेंट जो पास किया है, जिन्होंने कहा है कि कभी भी इंसान हवा में आ या ना जा सकता। इसका नाम है लॉर्ड क्वीन। इन्होंने बहुत ही बड़े निर्णायक स्टेटमेंट पास किया था दोस्तों। लेकिन एक पागल ने इसकी बात को नहीं माना। इसी तरह वेलकम टीम के जैसे पागल हैं हम लोग, उसी तरह उसका भी कोई होगा। और उन्होंने इस बात को नहीं माना और उन्होंने देखा कि जब एक तितली उड़ रहा है और वो तितली उड़ने के लिए कहीं कोई स्कूल नहीं गया, कोई रॉकेट साइंस नहीं नजर आया। जब वो उड़ रहा है तो इंसान को ऐसा कुछ बना के क्यों नहीं उड़ाया जा सकता, क्यों नहीं उड़ सकता। इस पागल ने दुनिया को बदल दी दोस्तों। एक तितली को उड़ते हुए देखकर, एक भौरे को उड़ते हुए देखकर, और उन्होंने कहा
कि तितली जब उड़ सकती है उसके मन में क्या विचार आता होगा। वो तो कभी इंस्टीट्यूट नहीं गई, मेडिकल कॉलेज नहीं गई, कहीं नहीं गई, आखिर उसके मन में क्या आता होगा। हम लोग तो बहुत कुछ किए, बहुत कुछ जगह जाते हैं, हम लोग के मन में क्या आता होगा। दोनों में फर्क ये होता है। उसके बावजूद मैं बताऊं दोस्तों, इंसान क्यों नहीं ये बात समझ पा रहा है, क्यों नहीं पाता। अगर यहाँ कोई दूसरा कारण बतावे तो लोग मना कर देते हैं, उसका थॉट्स वहां से हटा दिया जाता है कि तू ये नहीं कर सकता, तू ये नहीं उड़ सकता। इंसान ही इंसान का दुश्मन है और इंसान ही इंसान का दोस्त है। अगर आप विचार पर चलेंगे तो आपका दोस्त और दुश्मन आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों मैं बताऊं, इन्होंने जो मुकाम हासिल किया, 16 साल लगा इनको, यह मेहनत किए। इसको लोग पागल कहते थे। ये दो भाई थे ये लोग, और दोनों भाई के लोग पागल कहते थे कि ये दोनों भाई पागल हो गया। अब देखिए, ये पागल ने 16 साल ऐसा मेहनत किया, 16 साल इसका मजाक उड़ा। 16 साल कोई मजाक नहीं होता है दोस्तों, बहुत बड़ी चीज होती है। और 16 साल कोई कम समय भी नहीं होता है, बहुत बड़ा लंबा समय होता है। और 16 साल के दरमियान साइकिल के स्पेयर पार्ट्स से इंसान को हवा में उड़ा दिया दोस्तों, हवा में इंसान को हवा में उड़ा दिया। और ये हवा में उड़ाने वाला जो पागल है, आज इसको वैज्ञानिक के रूप से जानते हैं, आज इसको लोग अदब से लेते हैं, और इसका नाम है राइट्स ब्रदर। और राइट्स ब्रदर इन्होंने ये कार्य करके दिखाया दोस्तों। तो अगर आपके पास भी क्षमता है बर्दाश्त करने का, आपके पास भी अगर कैपेबल है अपने अंदर में मन में रखने का, तो आप भी यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन साहब को बताऊं कि वैसे आपको कुछ लोग ऐसे मिल जाते होंगे और वो कहते होंगे, बहुत बड़ी लंबी लंबी कहानियां सुनाते होंगे, और आपको इसके बारे में जब बताते होंगे तो कहते होंगे, अरे यार ये जो महान लोग हैं ना, ये पागल थे और इन्होंने पागल था, ये लोगों को कुछ समझ में नहीं आता और नहीं आया, इसीलिए बहुत बड़े जर्नी को पा लिए। तो दोस्तों मैं बताऊं, वो लोग गलती से कहीं ना कहीं सही बताते हैं, लेकिन हम लोग उसको मानते नहीं। अब चलिए हम बात लेके चलते हैं ऐसे साइंटिस्ट के जो आज के दुनिया में लगभग हर आदमी जान रहे हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब इस दुनिया को छोड़ कर गए, तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ वो खाली हाथ गए। जब इस दुनिया को छोड़ कर गए तो खाली हाथ गए। बहुत ही लंबी कहानियां सुनाएंगे आपको यहाँ पर सुनाने वाले, कि भाई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी जब गया था ना, तो खाली हाथ ही गया था। क्या करोगे पैसा, क्या करोगे सिस्टम, क्या करोगे ज्ञान। तो मैं बताऊं दोस्तों, जो आपको ऐसा बोलते हैं उसको आप बोलिए कि भाई खाली हाथ तो तू भी जाएगा, तो तू कुछ अपना प्रॉपर्टी और अपना ज्ञान मेरे नाम पे कर दो। तो बोलेगा कैसी बात करता है तू, वो अपने आप को बताएगा। तो मैं बताऊं दोस्तों, ये सब कमजोर लोगों की शब्दावली है। इसके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। आप अपने ड्रीम को जो जगा रहे हो उस ड्रीम पर भागिए, उस ड्रीम पर चलिए। और आप ड्रीम पर भागिएगा, ड्रीम पर चलिएगा, तो आपको क्या लगता है आज के डेट में अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी कार्य कर रहे हैं, आपको क्या लगता है आज के डेट में माननीय नरेंद्र मोदी जी कार्य कर रहे हैं, तो क्या अपने लिए कर रहे हैं? आपको क्या थिंकिंग लगता है? आपके अंदर ऐसा विचार चलता होगा? दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज के डेट में ऐसे कार्य है कर रहे हैं। आपको क्या लगता है संदीप माहेश्वरी को जितना पैसा चाहिए उतना से ज्यादा पैसा हो चुका है। आपको क्या लगता है आज संदीप माहेश्वरी जो कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं? दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। देश के लिए भी करना बहुत जरूरी है, देश को लोगों को शिक्षा देना भी बहुत जरूरी है। मैं आपको बताऊं कि काम करने से आपको बेशक उतना पैसा चाहिए उतना मिल जाएगा, लेकिन काम के साथ, जिम्मेवारी के साथ अगर आप बुद्धि को बढ़ाते हैं तो आपको एक दृष्टि नजर आता है। उस दृष्टि से आपको लगता है कि मैं हिंदुस्तान को क्या बड़ा कर सकूं, मैं विश्व में क्या बड़ा कर सकूं, और आप वो बड़ा करने के ऊपर चलते हैं। पैसे के लिए आप यहाँ नहीं करते हैं, फिर आपकी सोच बदल जाती है। फिर आप कहते हैं ना कि मुझे कुछ ज्ञान बांटना है और कुछ ज्ञान देना, और कुछ ज्ञान बांटना और कुछ ज्ञान देना, ये कोई सिस्टम जो है बहुत बड़ा है, ये कोई सिस्टम जो हल्के न ना लीजिए। चलिए अगर बात किया जाए ज्ञान की और पैसे की, तो मैं आपको बताऊं कि पैसा तो आज के डेट में अब्दुल कलाम भी जी सर भी नहीं लेके गए, संदीप माहेश्वरी भी नहीं लेके जाएंगे, और नरेंद्र मोदी भी नहीं लेके जाएंगे। पैसे से कुछ नहीं है मतलब। लेकिन ये लोग जो काम कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो काम कर रहे हैं, ये लोग फाउंडर होते हैं, बड़े बड़े डोनेट कर देते हैं अपना रकम को कितने % में। अगर यहाँ बात करूँ धीरू मुंबई को,
धीरू भाई अंबानी को, फाउंडर है रिलायंस के, लेकिन देखिए आज उसका नाम कैसे जाना जाता है। इन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए बड़े बड़े। बात किया जाए मिरांडा गेट्स, फाउंडर है माइक्रोसॉफ्ट के, 80% अपना डोनेट कर दिया इन्होंने। रतन टाटा 80-90% डोनेट कर दिया अपने रकम को। कितना परसेंट की बात किया जाए तो 80% 90%। और जो आपसे ऐसा बात कर रहे हो उसके पास डोनेट करने के लिए है, उसको तो खुद पैसे की जरूरत है, वो क्या डोनेट करेगा। तो आपको कुछ ऐसा करना है कि आप यहाँ कुछ ऐसा कर जाओ जो आप भी अपनी रकम को लोगों की सेवा में लगा सके। इतना पैसा हो आपके पास, और वो आपका कब होगा, आपका बुद्धि से होगा, आपकी सोच से होगा। तो सोच को बड़ा करके बहुत कुछ किया जा सकता है अगर आप सीखने पर फोकस रखते हैं तो। दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ होता नहीं, उसके चक्कर में आपको पढ़ना नहीं है। बस आपको ज्ञान जहां मिले वहां से ज्ञान लेते रहना है, और आप अपनी ज्ञान को बहुत बड़ा कर सकते हैं। अगर इस ज्ञान को लेते रहें तो आप अपने ज्ञान को आप वो दृष्टि में देख सकते हैं जिस दृष्टि में देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं आप खुद से। थैंक यू दोस्तों। होना है दोस्तों, मैं बताऊं आपको नवीन साहब कि अगर सक्सेस होना है तो सबसे पहले आप जितने लोगों को प्लान दिखाते हैं, चाहे आईडी आए या ना आए, उससे कोई मतलब नहीं है। हमेशा उसके ऊपर कृतज्ञ रहिए, हमेशा उसका धन्यवादी रहिए, क्योंकि आप आईडी जब उसको दिखा रहे हैं प्लान, वो आईडी के पास वो जुटे या ना जुटे, आईडी लगे या ना लगे, आप उसके पास जाते तो आपको एक तजुर्बा मिलता है, आपको एक अनुभव मिलता है, और आप उससे सीखते हैं। हर आदमी का ये मेरा कहना है, हर आदमी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। चार्ल्स प्लम वेदना मिशन के हीरो थे। चार्ल्स प्लम इतने बड़े पायलट थे कि वेदना मिशन जो हवाई जहाज है जो, उसका हीरो था चार्ल्स प्लम। और ये चार्ल्स प्लम का कहना है, चार्ल्स प्लम का कहना है जब वेदना मिशन को इन्होंने हवा में उड़ाया और वेदना मिशन आपने सुना होगा क्रैश कर गया, और जब वेदना मिशन क्रैश कर गया और क्रैश करने के बाद जब लैंड किया उन्होंने किसी तरह से, और लैंड करने के बाद 8 साल के बाद, मतलब इस घटना के 8 साल बाद चार्ल्स प्लम जर्मनी में कहीं डिनर कर रहे थे। जर्मनी में कहीं जब डिनर कर रहे थे तो उसे एक आदमी आकर मिला और पूछा, यू आर चार्ल्स प्लम? बोला यस आई एम चार्ल्स प्लम। बोला मैं आपको जानता हूँ। बोलता ठीक है, तुम मुझे जानते हो ये तो अच्छी बात है, तुम मुझे जानते हो ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुम कौन हो? तो बोलता है सर मैं आपको जानता हूँ, क्या ये काफी नहीं है? बोलता है काफी तो है, लेकिन अगर आप ये बता दो कि तुम मुझे कैसे जानते हो और तुम कौन हो, तो फिर एक दोनों तरफ से बात बन जाए। बोला ठीक है। चार्ल्स प्लम ने जब ये बोला कि तुम मुझे जानते हो या कितना जानते हो, कैसे जानते हो, अगर इसका इंट्रोडक्शन दे सको तो मैं आपको समझा पाऊं, मैं आपको बतला पाऊं कि आप क्या हो और आप कौन हो और मैं कौन हूं और मैं क्या हूं। तो बोलता है सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं वही आदमी हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं वही आदमी हूं जिसने आपके लास्ट फ्लाइट जब आप टेक ऑफ किए थे, तो लास्ट फ्लाइट टेक ऑफ करने में आपका जो पैराशूट था वो पैराशूट मैंने ही रखा था। क्या ये इंट्रोडक्शन के लिए ठीक है? तो बोला सर मैं आपको बताना चाहता हूं मैं वही इंसान हूं, मैं वही अटेंडेंस हूं जिसने आपको अगर पैराशूट को अगर वहां रखा गया था तो मैंने इन्हीं दोनों हाथों से आपके एक जहाज में रखा था। चार्ल्स प्लम खड़े हुए और उसे गले लगाया और कहा दिल से शुक्रिया दोस्त। तो चार्ल्स प्लम जब खड़े हुए और दिल से कहा शुक्रिया, तो उन्होंने कहा सर ठीक है वो तो, लेकिन मैंने आपको पहचाना इसलिए अपना इंटरव्यू दे दिया, क्या ये चलेगा या और नाम की जरूरत है? बोला नहीं दोस्त, इंसान का कर्तव्य बहुत बड़ा होता है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि हमेशा कृतज्ञ रहिएगा उन लोगों का जो एक छोटा सा कार्य भी करके दिया आपको। क्या पता वो कौन सा कार्य आपको कब जिंदगी को बड़ा जिंदगी बना दे। तो भूलिएगा नहीं, धन्यवादी रहिएगा इसका। तो मैं आपको इस जर्नी से और आगे की कहानी बता सकूं कि आप यहाँ से और आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों।
और रियल में बढ़ सकते हैं। गुरु का महत्व क्या होता है, अगर ये बात जान ले तो मैं बताऊं आपको नवीन साहब, अगर इसको आप फॉलो कर लें कि गुरु का महत्व क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं पूर्ण रूप से, शांति रूप से हम कहते हैं, पूर्ण रूप से शांति रूप से हम कहते हैं कि सारी की सारी ऑनलाइन समाप्त हो जाए। पूर्ण रूप से शांति रूप से हम कहते हैं कि सारी की सारी ऑनलाइन समाप्त हो जाए तो घबराना नहीं। अगर आपका ऑफलाइन जिंदा है तो घबराना नहीं। दोस्तों, सबसे भीषण युद्ध हुआ था। ऐसा मैंने क्यों कहा, आपको एक पुर्तकाल में लेके चलते और उसका कुछ स्टोरी बतलाते। सबसे भीषण युद्ध हुआ था महाभारत में, और इतना भयंकर युद्ध हुआ था अर्जुन का और कर्ण का। इतना खतरनाक युद्ध हुआ था कि उसमें लाखों करोड़ों लोग मारा गए थे। महाभारत में लाखों करोड़ों लोग मारा गए थे। माना इस युद्ध का एक बोला जाए तो इस दुनिया में एक विपक्षी युद्ध था, और ये दोनों में युद्ध होने का, महाभारत का तो कारण कुछ अलग है, आप तो जान ही रहे हैं, पर ये दोनों में होने का कारण ये था कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। ये दोनों में युद्ध होने का कारण अंदर जो कीड़ा था, मन में पीड़ा था जो अंदर मन में, उसका एक ही कारण था कि ये दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। दोनों अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे और दोनों कहते थे एक बार, और ये दोनों एक दूसरे को टकराने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। और कहने वाले आज भी कहते हैं कि दोनों में एक ही कोई रहेगा। तो कहते हैं दोस्त, युद्ध जब चरम सीमा पर थी अर्जुन और कर्ण की, तो कौन सर्वश्रेष्ठ है इसका फैसला हो, उसके लिए जब युद्ध दोनों का आपस में टकराव हुआ, तो कर्ण ने जब बाण चलाया तो अर्जुन के रथ के पहिए को 3 स्टेप पीछे कर दिया। जब 3 स्टेप पीछे किया तो प्रति उत्तर देने की जब बारी आई, तो अर्जुन ने जब बाण चलाया तो कर्ण की बाण को 7 स्टेप पीछे कर दिया। तो अर्जुन कहता है कि देख लीजिए माधव, देखिए कृष्ण कौन सर्वश्रेष्ठ है। उसने बाण चलाया 3 स्टेप, मैंने बाण चलाया 7 स्टेप, अब कौन सर्वश्रेष्ठ है सब तय कर लीजिए। कृष्ण ने कहा तुम वही देख रहे हो अर्जुन, तुम अभी तक वही देख रहे हो जो तुमको दिखाई दे रहा है, अब मैं तुमको वो दिखाता हूं जो तुमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो उन्होंने बोला सर माधव, मैंने सब देखा। उसने बाण चलाया 3 स्टेप, मैंने बाण चलाया 7 स्टेप। अर्जुन ने जब यह बात कहा तो कृष्ण ने कहा कि कर्ण ने बाण चलाया तेरा रथ पे, और 3 कदम जब तेरा रथ से पीछे हो गया, तो क्या तुमने ये कभी देखने का महसूस नहीं किया कि तेरे रथ पे कौन बैठा है? पूरी दुनिया का बोझ लेके, पूरी ब्रह्मांड का बोझ लेके तेरे रथ पे मैं बैठा हूँ, और जब मेरा बैठने पर भी इसने 3 कदम पीछे कर दिया, तो सोचो कि कितनी शक्तिशाली है ये। क्या तुझे ये समझ में नहीं आया? और तुझे आज ये समझ में नहीं आया तो मैं बोलता हूँ तू ये तो महसूस कर कि तेरे रथ के ऊपर कौन बैठा है। वो देख, जिसका पूछ तेरा भाई हिला ना सका था, देख तेरे रथ पे जो कौन बैठा है। और तुझे अभी भी विश्वास नहीं है तो तू रुक। और हनुमान जी को आवाज किया कृष्ण जी ने, और कृष्ण जी ने हनुमान को इशारा किया कि एक क्षण के लिए तुम यहाँ से गुम हो जाओ, साइड हो जाओ। और एक क्षण के लिए कृष्ण जी ने अपने आप को भारहीन कर लिया, यानी कि रथ से दोनों जन खाली कर दिया, गुरु उतर गया। अब देखिए, जब कर्ण ने बाण चलाया तो कहने वाले कहते हैं कि अर्जुन का रथ को आकाश में घुमा दिया। तब अर्जुन को पता चला नहीं, अपलाइन इज वेस्ट, अपलाइन है हमारा, तब हम यहाँ पर हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि आपको यहाँ पर आज अच्छे पैसे आने लगेंगे। आपको अगर अपलाइन की आप इज्जत करते हैं, कदर करते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि जर्नी को आप कैसे जी सकते हैं। आप यहाँ से बहुत चीज कर सकते हैं, हर चीज संभव हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि आपको यहाँ से एक अच्छा मुकाम हासिल होने वाला है। आप यहाँ से अच्छा जर्नी चालू करने जा रहे हैं। अब आपको 5 से 10 लोग नमस्ते करेंगे, 5 से 10 लोग सलाम करेंगे। अब आपको लोग
इज्जत के साथ बात करेंगे तो आपको लोग मिलकर कहेंगे और सर आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा, कैसे हैं आप, आपके अंदर एक नया ऊर्जा देंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये सब नजरों में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये सब नजरों में अपलाइन को हमेशा ध्यान में रखिए, क्योंकि जर्नी दर्शक वही है और वहीं से आपकी शुरुआत होती है फ्यूचर की भी। ये हमेशा ध्यान में रखेंगे दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो काम को करना जरूरी है, मैं नवीन साव आपको बताऊं कि जो काम को आपको करना जरूरी है और वो आपको अगर नहीं आता तो मैं आपको बताता हूं आप उस काम को इतनी बुरी तरह से कीजिए, वो काम को इतनी बुरी तरह से कीजिए तो आपको करने आ जाए, चाहे टाइम वक्त जितना भी लग जाए, और वो काम आपको आ जाएगा। दोस्तों मैं लोगों से आज मिलता हूँ तो लोग कहते हैं मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, मैं ऐसे करता, मैं वैसे करता। तो मैं उसको सिर्फ एक ही शब्द बोलता हूँ, एक ही भाषा में, जो नहीं आता वो सीख लो, जो चीज नहीं आता है वो सीख लो। हम भी तो कुछ चीज नहीं जानते थे तो हम यहाँ आए तो सीख लिए। मैं सिंपल बात बोलता हूँ, जो चीज नहीं आता वो सीख लो, वो सीखा जा सकता है और वो आप सीख सकते हैं, आप वो सीख लो। आपके अंदर चाहे कितनी भी कमजोरी हो, आपके अंदर चाहे कितनी भी कमजोरी हो सकता है, कमजोरी कोई बड़ी चीज नहीं हो सकता। अगर आप एक बार सीखने पर फोकस कर दिए, चाहत रख दिए, तो मैं आपको बताऊं चाहे आपका काम कितना भी हार्ड क्यों ना हो, आप सीख सकते हैं। और कुदरत ने आपको मौका दिया है, वो सारा चीज दिया है, वो सारा सिस्टम दिया है, सारा चीज अवेलेबल आपके माइंड में दिया है, आप सीख सकते हैं। और सीखने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस वो आपके अंदर से कैसे काम करवा देगा वो अपने आप आ जाएगा आपको। बस आप अपने माइंड में फोकस डालें और आपको करना क्या है, अपने माइंड को कंट्रास्ट को चेंज करना है, उस शेड्यूल पर ले आना। और ऐसा आप शेड्यूल बनाते हैं तो आप सच में ऊपर वाले को भी बहुत ही जिंदगी को जीने में आसानी अपने आप को दिखिया, इन ऊपर वाला भी आपसे खुश होता है। दोस्तों तो यह क्वालिटी आपके अंदर अगर दिया है ऊपर वाले ने, तो मैं बोलता हूँ इसको कठिनाई हो या मुश्किल हो, इसको करें, इसको जरूर करें, इसको आप सीखें, यहाँ से सीख सकते हैं। आपका फोकस सीखने पर होना चाहिए, चाहे दुनिया में कितने भी लोग मजाक उड़ा दे, आपका फोकस अगर सीखने पर होगा तो यकीन मानिए एक दिन आप सीख जाएंगे और आप यहाँ से फौलाद हो जाएंगे। और आप यहाँ से फौलाद होकर जब खड़ा होंगे तो लोग भी आपको दिल से सलाम करेंगे दोस्तों। और आप ऐसा कर सकते हैं, आप में ये सेफ्टी है, आप में इतना ताकत है, आपके अंदर इतनी सोच है। और मैं बोलता हूँ आप में क्या, इस दुनिया में जितने लोग हैं सब में है, बस उसको लेना है, अच्छी तरह से डिजायर को तैयार करना है, तभी हो पाएगा। कुछ बड़ा करने के लिए कुछ बड़ा सोचना ही पड़ता है दोस्तों। थैंक